नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पॉलिटी पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एक नया चैप्टर जो कि संसदीय प्रणाली है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए संसदीय प्रणाली क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए संसदीय प्रणाली की जो हमने कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। किसके संविधान से लिया है? ब्रिटेन की। ऐसा क्यों किया है हमने? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया है। अच्छा, आपने देखा होगा इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने पॉलिटी पढ़ाई, इसमें हमने बताया था कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से अभिग्रहित, मतलब हमने विभिन्न स्रोतों या विभिन्न जो भी विदेशी संविधान है उससे कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। तो अपने ब्रिटेन के संविधान से क्या ग्रहण किया है? आपको आयरलैंड का, जापान का, दक्षिण अफ्रीका का, फ्रांस का, इन सब का संविधान हम लोग ने धीरे धीरे करके पढ़ा है। इसी क्रम में आज हम लोग आपको बताएंगे जो ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया है, तो ये संसदीय प्रणाली है क्या, या फिर हम ये पहले समझे कि ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट क्यों किया। देखिए ब्रिटेन का ने भारत में, जैसा कि आप जानते हैं, शासन किया एक लंबे समय तक। तो उनकी जो भी शासन व्यवस्था रही है उसके हम यूज टू रहे, उस शासन व्यवस्था के चूंकि हम यूज टू रहे, और जब भारत के हाथ में उनका शासन व्यवस्था आई तो भारत ने सोचा कि जिस शासन व्यवस्था से लंबे समय तक हम लोग यूज टू हैं या उस शासन व्यवस्था से हम रूबरू हुए, क्यों ना उसी व्यवस्था को हम कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो हमारी सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार क्या है, वो अनुकूल है, लोग उसको जानते हैं, तो लोगों द्वारा उसे एक्सेप्ट करना क्या होगा, आसान होगा, समस्या नहीं होगी लोगों को। क्योंकि अगर एक नवीन व्यवस्था लेके आएंगे तो नवीन व्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को उसके बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि भारत में उस समय बहुत ज्यादा क्या था, शिक्षा लिटरेसी जो थी, शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कम थी, लेकिन जो कि प्रारंभ से जो चीजें चली आ रही हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को पता है कि शासन की व्यवस्था कैसे चल रही है। इसीलिए हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया, और हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली को एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि यूएसए में। बहुत लोग कहते हैं ना भारत ने अध्यक्षात्मक प्रणाली को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, तो सीधा सा आंसर है कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के हम लोग क्या थे, हम लोग यूज टू थे, समय से हमने चीजों को समझ लिया था, इसलिए उसी को कंटिन्यू करना हमारी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार अनुकूल थी। इसलिए हमने अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली को ना अपनाकर संसदीय प्रणाली को अपनाया। अब संसदीय प्रणाली क्या है, एक एक कर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिखा है संसदीय प्रणाली की विशेषता, नामित और वास्तविक कार्यपालिका। नामित और वास्तविक कार्यपालिका की अगर हम लोग बातचीत करें तो आप एक बात अच्छे से समझिए कि नामित और वास्तविक का मतलब क्या। नामित मतलब नाम मात्र, और वास्तविक मतलब जो रियल है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो नामित कार्यपालिका का प्रधान है और वास्तविक है प्रधानमंत्री। इसको मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि देखिए नामित और वास्तविक, देखिए भारत में जितने भी कार्य है वो किसके नाम पर किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और हमारी संसद भी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, तो राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बिना कोई भी जो भी प्रोफेशनली काम है वो नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रपति किसी चीज का डिसीजन नहीं लेता है, किसी भी नियम अधिनियम कोई भी व्यवस्था जो लागू होनी, उनका जो डिसीजन है वो प्रधानमंत्री लेता है, और प्रधानमंत्री से संबंधित जो मंत्रिमंडल होता है वो लेता है। राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री क्या करता है, जो भी कार्य वो करता है उसके संबंध में वो राष्ट्रपति को समय समय सूचना देता रहता है, और राष्ट्रपति उस काम में या उस व्यवस्था में जो कि लिपिबद्ध होती है उसमें क्या करता है, साइन करता है। तो आप समझ में आए कि सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकर कौन है, प्रधानमंत्री और उससे संबंधित मंत्रिमंडल। दैट इज कॉल्ड, हमारे यहाँ नामित और वास्तविक क्या है, कार्यपालिका। ये समझ में आ गया। बहुमत प्राप्त दल का शासन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे दल हैं, लेकिन जब चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जो भी दल सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है उसको क्या विजय घोषित किया जाता है। कोई परसेंटेज तो बना नहीं कि 50+1 जरूरत है, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं। जिसको अधिक वोट मिल गए वो क्या हो गया, जीत गया, और उसी का शासन होता है। बहुमत दल का ही क्या होता है, शासन। जिस दल को क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वो दल के जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठा होंगे, वो दल जीतेगा। उसी का प्रधान जो कि प्रधानमंत्री के रूप में क्या करता है, शपथ लेता है, जो कि हो गया बहुमत प्राप्त दल का शासन। फिर है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व किससे रिलेटेड है, वो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल से रिलेटेड है। अगर एक मंत्री से कोई गलती होती है या एक मंत्री कोई गलत काम करता है तो पूरा उत्तरदायित्व किसका होता है, पूरे मंत्रिमंडल का होता है। पूरे मंत्रिमंडल को क्या कर देना पड़ता है, इस्तीफा देना
तत्परता, दैट इज का सामूहिक उत्तरदायित्व। फिर है राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता का मतलब है अगर केंद्र ने या प्रधानमंत्री ने कोई डिसीजन लिया है, मंत्रिमंडल ने कोई डिसीजन लिया है, दैट इज द वन, वो डिसीजन एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मंत्री अलग बात कह रहे हैं, कोई मंत्री अलग बात कह रहे हैं और सारे मंत्री अलग अलग बातों को एक लिपिबद्ध किया गया, नहीं। एक चीज के बारे में एक डिसीजन, एक रूपता, एक फॉर्मेट में लिखकर राष्ट्रपति के क्या होंगे, साइन होंगे, दैट इज कॉल्ड राजनीतिक एक रूपता। तो राजनीतिक एक रूपता को आप अच्छे से समझना है कि राजनीतिक एक रूपता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है दोहरी सदस्यता। ठीक है, मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं और सब में भी क्या होते हैं, वो मंत्री होते हैं, दैट इज कॉल्ड दोहरी सदस्यता। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, आप देख रहे हैं नेतृत्व किसका होता है, प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का नेतृत्व आप समझ रहे हैं क्यों होगा, क्योंकि कोई भी डिसीजन होता है और मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद बैठी है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। फाइनल जो रिजल्ट है या फाइनल जो डिसीजन है वो कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है, दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री का नेतृत्व। फिर है निचले सदन का विघटन। निचले सदन का विघटन, देखो हमारे यहाँ दो सदन है, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप जानते हैं राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। विघटन किसका होता है, लोकसभा का। हर 5 साल में क्या होता है, लोकसभा विघटित होती, नई लोकसभा का गठन होता है, नया प्रधानमंत्री आता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 5 ही साल में, कभी मान लो अगर 352, 56, 60 या कोई भी ऐसी परिस्थिति लागू होती तो एक बार में 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ विपरीत परिस्थितियों में। वैसे कार्यकाल लोकसभा का कितना होता है, वो 5 ईयर होता है। ठीक है, राज्यसभा की बात किया जाए तो हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं और नए मेंबर्स आते हैं। तो वो जो ये राज्यसभा है वो विघटित नहीं होती और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन आपको समझ में आ गया। गोपनीयता, देखिए कोई भी नियम कानून और मंत्रिमंडल कोई भी डिसीजन लेती है वो गुप्त रूप से लेती है इनिशियल स्टेज में। उसके बाद जब फाइनल बात हो जाती है फिर इसको पब्लिक किया जाता है, गजट में प्रकाशित किया जाता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे चीजों को कि ये चीजें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हम लोग बातचीत करते हैं और क्या विशेषताएं, एक एक करके उसको लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषता है। देखिए हमारे यहाँ संघीय सरकार है क्योंकि संघ सरकार मेन है, संसदीय सरकार है जैसा कि मैंने बताया, और न्यायपालिका, ये तीनों क्या है, स्वतंत्र है। जबकि भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया नहीं किया, जैसे कि मैंने आपने बताया कि हमारी वो परिस्थिति के अनुसार वो सेट नहीं होती, इसलिए हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया। भारत एक संघ है जिसमें राज्यों का क्या है, ग्रुप है, और उसका संविधान राज्य और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी की सुविधा देता है। तो हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि केंद्र में अलग संविधान है, राज्य में अलग संविधान है। संविधान दोनों के क्या सेम है, राज्य के भी संविधान और केंद्र का संविधान सेम है। दोनों में राज्य केंद्र सबका जो है उपबंध किया गया है और हमारे बीच क्या है, ये सत्ता की साझेदारी है। सत्ता की साझेदारी का मतलब ये है कि कुछ वर्ग केंद्र को दिए गए हैं, कुछ काम राज्य को दिए, तो दोनों सत्ता का साझेदार के रूप में क्या कहते हैं, भारतीय व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्र शामिल है जो अधिग्रहित हो सकते हैं। देखो भारत का क्षेत्र अगर बात करें तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, राज्य के क्षेत्र इंक्लूड होंगे, संघीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्र। संसद जो कि अनुच्छेद 79 में 3 अंग होते हैं, जैसा मैंने कहा, तो लोकसभा जिसका वर्ण 81 में, राज्यसभा जिसका 80 में और राष्ट्रपति। मैंने कहा था ना, संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। अगर मैं कहूं संसद किससे मिलकर बनी, तो लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। विदाउट राष्ट्रपति संसद इज कंप्लीट नहीं हो सकती। सॉरी, संसदीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। देखो संसदीय का जो कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है, वो राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे बचपन से ये बात। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति, ये भी आप बचपन से जानते हैं, बचपन से, क्योंकि हमें ये सब रटाया जाता है, दैट इज कॉल्ड, आप बचपन से जानते हैं ये चीज। ठीक है, अब इसमें कमेंट मत करिएगा मैम बचपन से कैसे जानेंगे, पॉलिटी तो अभी पढ़ना शुरू किया। ठीक है, बचपन से इन सेंस हम लोग स्टार्टिंग से बोलते प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद, ऐसे रटाया जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आप जानते हैं प्रतिभा पाटिल है, थी मतलब, और वर्तमान में आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू, आप इनके बारे में जानते हैं, ये संथाल जनजाति से हैं। ठीक है, भारत में 7 उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए। तो कौन कौन उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति भी हुए, उनके नाम देखिए, राधा कृष्णन है हमारे, जाकिर हुसैन है, वीवी गिरी है, बीडी जत्ती है, के.आर. नारायण है, आर. वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इतने लोग हैं जो कि दोनों जगह क्या है,
उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत में निर्विरोध चुने वाली राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति। निर्विरोध मतलब उनके अपोजिशन में कोई नहीं था, दैट इज कॉल्ड निर्विरोध। वीवी गिरी की निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की जरूरत पड़ी। दोबारा मतगणना का मतलब है, देखिए जब भी आपने राष्ट्रपति का कभी निर्वाचन सुना होगा तो क्या होता है, हम लोग वो स्टेप से वोट देते हैं। जैसे मान लो 4 व्यक्ति खड़े हैं, 4 व्यक्ति मान लो खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ए बी सी डी, ये 4 व्यक्ति। तो अगर मैं राष्ट्रपति को वोट दूं तो जब मैं वोट देने जाऊंगी, अगर मैं लोकसभा मेंबर हूं या राज्यसभा मेंबर हूं, तो मैं सबसे पहले बी को पहले नंबर का वोट देती हूँ, फिर ए को 2, फिर इनको 3rd नंबर पे, इनको 4th। मतलब पहली वरीयता मुझे चाहिए बी व्यक्ति चुना जाए। तो पहली वरीयता के वोट चुने जाते हैं। अगर वो 50+1 हो गए हैं या मतलब जो प्रक्रिया उसके अनुसार हो गए तो द्वितीय श्रेणी की जनगणना नहीं करनी पड़ती। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ उस हिसाब से तब द्वितीय श्रेणी की जनगणना करनी पड़ती है। और उस द्वितीय श्रेणी की जनगणना केवल किसके शासन का, किसके समय में हुई है, वो वीवी गिरी की। भारत में एक मुख्य न्यायाधीश जो हिदायतुल्लाह है वो राष्ट्रपति के पद पर भी नियुक्त हुए हैं। तो हिदायतुल्लाह ऐसे हमारे मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति भी बने हैं। कार्यकाल आप जानते हैं राष्ट्रपति का कितना होता है, 5 ईयर। राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। मतलब अगर संविधान द्वारा उल्लिखित जो नियम कानून और जो प्रक्रियागत चीजें हैं उसको अगर राष्ट्रपति फॉलो नहीं करता है तो आप उसको महाभियोग लगा के क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मतलब एक एक करके आप मत देना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। फिर राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन में राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और ये सब तीनों लोग मिलकर करते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। केवल कौन पार्टिसिपेट करता है, केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। कहीं ना कहीं वी आर कंफ्यूज्ड कि इसको हमें कैसे मैनेज करना है। तो आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य क्या होते, पार्टिसिपेट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। मान लो कोई विवाद है या किसी चीज से रिलेटेड कोई समस्या है लोगों को, तो निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। भारत में 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, 62 में याद रखिए पहली बार। 352, 356, 360 आपातकाल से रिलेटेड है। राष्ट्रीय आपातकाल में होता क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल में संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा 6 माह में संसद की विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे अनंत काल तक जारी किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो एक बार अगर संसद की इसको स्वीकृति मिल गई तो कितने माह तक जारी रहेगा, 6 माह तक। और 6 माह के बाद अगर आपको जारी रखना है तो फिर से संसद की आपको अनुमति लेनी पड़ती है और उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। 69 में कुछ सप्ताहों 20 जुलाई से 24 अगस्त 69 के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने पदभार संभाला था। टाइम पीरियड देख लीजिए। ठीक है, हमने कहा था ना फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्वविवेकाधिकार का प्रयोग करता है। मान लीजिए एक चीज समझिए, अगर मान लेते हैं कि क्या हुआ, एक परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि हम मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कोई डिसीजन लिया। मान लो वो डिसीजन मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ने मिलकर लिया और राष्ट्रपति को वो डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है, वो एक बार उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है कि फिर से एक बार विचार कर लीजिए कि आपने जो प्रस्ताव भेजा है क्या मैं उस पर साइन करूं, क्या वो योग्य है कि भारत की परिस्थिति में उसको लागू किया जाए, ये कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श आवश्यक होती है। अगर 352 जो भी राष्ट्रीय आपातकाल है उसको अगर हम लागू कर रहे हैं तो आपको किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। किसको, राष्ट्रपति को।
किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को, जैसा कि हमने बताया था। 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल प्रावधान है। ठीक है, 352, 56 और 60। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कब जारी किया जाएगा, जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो और सशस्त्र विद्रोह हो। और 356 के तहत तब आपातकाल लागू होगा जब राज्यों का संविधान तंत्र विफल हो गया। राज्य संविधान के अनुसार, संविधान के उपबंधों के अनुसार उन्हें जो अधिकार दिए गए उसकी इतर कोई काम करते हैं और हमारी जो व्यवस्था है वो प्रतिकूल होती है, तब 356 लागू होता है। 360 राष्ट्रपति तब लगा जब वित्तीय स्थिरता या वित्तीय पैसे से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम होती है, इसमें मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ठीक है, भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। लिखा भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, जैसे मैंने पहले भी बताया। राज्यसभा को सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन, और लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं। राज्यसभा में बुजुर्गों की सभा, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। ठीक है, आप बात जानते हैं 1/12 सदस्यों की नियुक्ति जो भी सामाजिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के या खेल के जो प्रसिद्ध व्यक्ति उनकी ली जाती है। लोकसभा के निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा क्या एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने बताया, राज्यसभा के लिए एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष बाद बता चुके हैं सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6। लोकसभा का अगर पूछे तो कितना होता है? 5 ईयर। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30, और लोकसभा के सदस्यों के लिए क्या होती है? 25। लेकिन राष्ट्रपति की कितनी होती है? 35। सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणी मत के आधार पर किया जाता है। लोकसभा के सदस्य तो हम ही चुनते हैं। अब देखो राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? जो कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य, सॉरी, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधि सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब देखो राज्यसभा का जो उपसभापति है वो, देखिए एक सभापति होता है जो कि उपराष्ट्रपति होता है, आप जानते हैं राज्यसभा में। लेकिन जो उपसभापति है वो किसके द्वारा चुना जाएगा? राज्यसभा के सभापति। देखो किसी भी सदन में एक सभापति, उपसभापति से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है लोकसभा में, वैसे ही क्या होता है? सभापति, उपसभापति किसमें होता है? राज्यसभा में। साहित्य, विज्ञान, कला, सेवा के क्षेत्र में जो विशेष ज्ञान प्राप्त करें उन्हीं को मनोनीत करता है राष्ट्रपति 12 सदस्य को। भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होती है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जब आए हैं वो प्रधानमंत्री बने थे भारत के, ये भी आप जानते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, आप जानते हैं। फिर मैंने अब राज्यसभा को आपको बता दिया कि कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणी मत के आधार पर। और लोकसभा को क्या कहते हैं? जनता का सदन भी कहते हैं। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। क्यों है? क्योंकि 104 जो अमेंडमेंट है उससे आंग्ल भारतीय सदस्यों को कितने? 2 को हटा दिया गया। 545, 2 को हटा दिया गया। कितनी बड़ी बची हमारी? 543। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि सदस्यों की संख्या क्या है। कंफ्यूजन देने के लिए आपको क्या आएगा? 545, 543, 540 या समथिंग एल्स। तो आप ध्यान रखिएगा इस समय सदस्यों की संख्या कितनी? 543। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें 31 और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी? संख्या 80। ऐसे व्यक्ति जो संसद द्वारा सदस्य नहीं मंत्री पद पर नियुक्त हो जाएंगे, लेकिन 6 माह के अंतर्गत संसद सदस्य बनना आवश्यक है। जैसे मान लो कोई मंत्री है, कोई व्यक्ति है जो क्या है? मंत्री बन गया, लेकिन क्या है? वो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसको ये दिया जाता है कि आप 6 महीने के अंतर्गत क्या किए? मंत्री बनिए, और नहीं तो आपको सदस्य वंचित कर दिया जाएगा। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 की प्रथम आम चुनाव हुए। प्रथम आम चुनाव देख लीजिएगा कब से कब पेश हुए। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभा में से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बता चुकी हूँ। और विधान परिषद का भंग नहीं बल्कि समाप्त किया जाता है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से समस्या आ रही है। ठीक है, जेन्युइन है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती इसमें। ठीक है, थोड़ा सा सहयोग दीजिए कि तबीयत खराब है थोड़ी सी मेरी। तो बीच बीच में स्नीजिंग की समस्या, कफ की समस्या आपको दिख रही होगी,
मैम आज बड़ा कफ हो रहा है लग रहा है मैम को, तो मैम को कफ और स्नीजिंग की समस्या है बिकॉज ऑफ मुझे जुकाम हुआ है। ठीक है, तो नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं आपके साथ हूँ। आपको भी उसी जो है जोश के साथ मेरे साथ पढ़ना है, चाहे वो मैंने हिस्ट्री की क्लास ली हो, जो मैं पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे, क्वेश्चंस करिए, सक्सेस होइए, स्क्रीनशॉट भेजिए, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी मेरे साथी हैं उनके इतने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं और वो सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो छोटे चीजों पर गौर नहीं दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। देखो, कार्यपालिका किसके प्रति, विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। विधायिका, कार्यपालिका, प्रसार माध्यम और न्यायपालिका में से प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है। ध्यान रखिए, जो प्रसार का जो विभाग है उसके अंतर्गत नहीं आता है। सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद को वास्तविक शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, संसद को वास्तविक शक्ति तो मिलेगी, संसदीय स्वरूप को अपने अपनाया तो संसद के पास ही क्या है, संपूर्ण शक्ति निहित है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या की संख्या कितनी है, 250 है। मैंने वहां कितनी बताई है, लोकसभा में जल्दी बताइए, 543, क्योंकि 2 सदस्य 104वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया, आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया। उसके बाद देखिए शून्यकाल क्या होता है, शून्यकाल या 0 आवर लोकसभा में 12 बजे से अपराह कितने बजे तक का कार्यकाल होता है, 1 बजे तक का। किसका होता है, 1 बजे तक का। ठीक है, और लोकसभा की प्रथम बैठक के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। अब देखिए प्रश्नकाल को आप समझिए कि क्या है, प्रश्नकाल क्या है। अब देखिए टाइम पीरियड्स का ध्यान से देखिए आप, प्रश्नकाल का तो प्रश्नकाल का जो टाइम पीरियड है वो 12 बजे से 1 बजे तक है, सॉरी शून्यकाल का 0 आवर का। और लोकसभा की प्रत्येक बैठक की प्रथम 1 घंटा को प्रश्नकाल कहा जाता है। देखो प्रश्नकाल जो होता है वो फर्स्ट आवर होता है। कौन सा आवर होता है, फर्स्ट आवर होता है। लेकिन जो शून्यकाल होता है वो कितने बजे तक, कितने बजे होता है, 12 बजे का होता है। कितने बजे का होगा, 12 बजे का। तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, शून्यकाल और जो प्रश्नकाल है उन पर कंफ्यूज मत होइएगा। फिर लिखा है अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर अपने मत के अधिकार का प्रयोग करता है। इससे पहले भी मैं आपको एक बार बता चुकी हूं कि अगर बराबर का स्थिति होगी तभी अपने मत का, लिखा ना अध्यक्ष लोकसभा में सिर्फ अपने मतों की संख्या बराबर होने पर ही मत के अधिकार का प्रयोग करता है। आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ना कि बराबरी की स्थिति में अगर 2 भागों में विभाजित हो गई है संसद, तभी लोकसभा का स्पीकर क्या करता है, अपने वोट का यूज करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति क्या कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, चीजों को लेकर। ठीक है, तो इसका समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करते हैं, वो है हमारा संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आपके कोर्स में है। देखो संविधान का जब मैंने आर्टिकल 1 बहुत जो स्टार्टिंग की क्लास में तो बताया था कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट। वर्ड ध्यान रखिएगा क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण संसद कर सकती है। नए राज्य का निर्माण का अधिकार किसको है, संसद को है। ठीक है, इसमें याद रखना न्यायालय नहीं है। संघीय सरकार का गुण क्या है, दोहरी सरकार है। ठीक है, दोहरी सरकार है और लिखित संविधान है। लिखित संविधान क्या, हमारे संविधान में हर चीज क्या है, लिपिबद्ध है। देखिए चाहे केंद्र के ऊपर कोई भी जितने विषय दिए गए, चाहे राज्य को कोई विषय दिए गए या किसको कौन सी शक्तियां दी गई, ये सब क्या है, लिखा गया है, जिसकी वजह से क्लैशेस ना हो। क्योंकि क्या होते हैं, क्लैशेस होंगे तो समस्या होगी, तो क्लैशेस ना हो इसकी वजह से लिखित संविधान है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 सूची है, अपशिष्ट की हटा दीजिए, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्धित सूची। फिर क्षेत्रीय सरकार मतलब वो पंचायत, पंचायत के लिए अलग से 9 का बनाया गया है, उनको 28 और 18 विषय दी गए हैं। इससे पहले हमने इस पर चर्चा कर दी है। संविधान की सर्वोच्चता है, आप ध्यान दें, न्यायालय स्वतंत्र है, वो किसी से मतलब किसी प्रकार का उनमें क्या है, आप जो है उनका अतिक्रमण नहीं कर सकते, उनके अपने अधिकार है। कठोर संविधान है, कठोर संविधान इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि देखो संविधान का कुछ पार्ट बहुत जो है वो नम्य है, आराम से संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के कुछ पार्ट बहुत कठोर है, उसमें आपको अगर अमेंडमेंट करना है तो बहुत समस्या होगी। आपको आधे राज्यों की विधानमंडल से परमिशन, केंद्र की कठिन जो है परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए कठोर है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, आप जानते ही है, और द्विसदनीय विधायिका है हमारी, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा देख लीजिए, विधानसभा या विधान परिषद। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आते हैं, संसद द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य भाग के साथ मिला करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। देखो क्या क्या कर सकते हैं,
किसी राज्य से उसका राज क्षेत्र अलग कर दिया। मान लो कोई राज्य है, उसे राज्य से आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग कर दिया गया, ठीक है। दो या जैसे अधिक राज्यों को मिलाकर, जैसे बिहार यूपी का कुछ इलाका ले लिया जाए और एक राज्य का गठन कर दिया जाए, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग साथ मिला दिया जाए, तो नए राज्यों का जो है वो गठन किया जा सकता है। फिर राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो वो एक एक चीजें अगर ध्यान से समझेंगे तो ध्यान से चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इजी है, बहुत टफ नहीं है चीजें, तो बहुत टफ नहीं तो आपको समझ में आ चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं। देखो क्या होता है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो राज्यपालों की नियुक्ति आप देख ले कौन करता है, कौन करेगा, राष्ट्रपति। और राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। अब देखिए राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति के, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या कर रहा है, राज्यपाल को नियुक्त कर रहा है। पश्चात पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तो राज्यपाल को क्या कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है। इसका मतलब नहीं असंवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सिंपल सी बात समझ में आई गई होगी। अब कह रहा राज्य विधानसभा का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह की अवधि तक मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। जैसा कि हमारा लोकसभा में भी जैसे मैंने बताया था कि कोई मंत्री है वो मंत्री 6 माह तक बना रह सकता है, उसके बाद उसको सदस्यता लेना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। सरोजिनी नायडू को स्वतंत्र भारत के बाद पहली महिला राज्यपाल यूपी की बनी थी, ये भी आप जानते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, भारतीय संघ जो कि यूनियन है के राज्यों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत और संबंधित राज्यों की विधायिका की सहमति द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है, ठीक है। ऐसे पहले हमने बताई दी आपको। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख क्या होता है, मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा, मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन देख लीजिए, ईयर याद रखिए। छत्तीसगढ़ का कब हुआ है, 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड का कब हुआ, 9 नवंबर 2000। और झारखंड का कब हुआ, 15 नवंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबका अपना अपना गठन का टाइम पीरियड, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे कैसे, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है कि कब कब किसका किसका गठन हुआ, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। अभी देखते हैं हाल ही में तेलंगाना का गठन हुआ है। तो नवगठित राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व आंध्र प्रदेश के विभाजन से हुआ। किसके विभाजन से हुआ, आंध्र प्रदेश के। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो गया, आपके सामने हुआ है, ठीक है। अमेरिकन संविधान संघीय संविधान की क्या एक विशेषता है। दादर नागर हवेली दमन द्वीप की राजधानी के रूप में दमन को निर्दिष्ट किया गया हाल ही में। उल्लेखनीय है कि दादर और नागर हवेली दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया, ये भी आपने देखा होगा हाल ही में हुआ है, ठीक है। गुजरात राज्य का गठन 1960 में, टाइम पीरियड देख लीजिए। भारत में 6 राज्य यूपी, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना में क्या है, विधान परिषद। दो सब जगह विधान परिषद होना आवश्यक नहीं, हमारे यहाँ क्या केवल 6 राज्यों में, ठीक है। चाहे तो आप विधान परिषद का गठन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं। लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। देखो सत्ता कौन चलाता है, जो जिनको हम नियुक्त करते हैं, दैट्स ट्रू। फिर लिखा है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश पर राज्य विधानसभा 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले अनुमोदन हो सकता है, ठीक है। कितने सप्ताह बोला, 6 सप्ताह, ये याद रखिएगा। फिर लिखा है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल और प्रशासक द्वारा किया है। संघ राज्य क्षेत्रों को कौन देखता है, वो का प्रशासन कौन देखता है, जो राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है, जिस उपराज्यपाल या प्रशासक को। नाम उसको उपराज्यपाल भी बोल सकते हैं, प्रशासक भी बोल सकते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 35 ईयर्स। भारतीय राज्य में किसी धन विधेयक को धन विधेयक का दर्जा कौन कर देगा, अध्यक्ष। वहां कौन देगा, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष। फिर देखिए महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, ये राज्यपाल के किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, सिंपल है। विधानसभा का 17वां अवसान कौन करता है, राज्यपाल के आदेश पर। अब देखिए सबका गठन वर्ष दे रखा है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद करना है। ईयर कभी कभी और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को आता है, तो ये आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा। अगर आपको नागरिकता चाहिए तो किसके किसके माध्यम से, या तो जन्म से आपको नागरिकता मिल जाएगी, या भारत ने आपने क्या लिया हो, जन्म लिया हो, या फिर रक्त संबंध द्वारा, रजिस्टर द्वारा, और या
देशीकरण द्वारा, या किसी भूभाग के का सम्मिलन हो जाएगा तब आपको ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की अवधि भारत में निवास करना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता का आवेदन करना है तो उससे पूरा आपको भारत में कब तक रहना पड़ेगा? 5 ईयर तक। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन केंद्र सरकार को इस प्रश्न का निर्धारण करने का एकमात्र निर्णय अधिकार है। किसको अधिकार है इसका? केंद्रीय सरकार को। ठीक है, और एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने के बाद भारतीय नागरिकता खो देता है। अगर कोई भारत का नागरिक और स्वेच्छा से अगर उसे विदेशी नागरिकता मिल जाती है तो उसको उसी दिन से भारत की नागरिकता से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। नागरिकता के बारे में संपूर्ण शक्ति किसके हाथ पर है? संसद के हाथ पर है। भाग 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देश तत्व, 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। सिंपल है, बता चुके इससे पहले। मूल अधिकारों की संख्या मैं बता चुकी हूँ 6। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, 1 को हटा दिया गया था, अब 6 बची है। 44 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का के उपखंड 4 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसी की बातचीत मैंने की। संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? अब एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार 300 का के अंतर्गत। ये भी मैं बता चुकी हूँ 12 से 35 तक जब मौलिक अधिकार का डिस्कशन हुआ है। कानून या नियम का अर्थ होता है कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या समान है। आर्टिकल मैंने आपको मूल अधिकार में बताए। 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है, ये भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 14 के स्रोत में विधि के समक्ष जो समानता जो आर्टिकल 14 में मैंने बताया था वो ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया। 2 चीज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो कि विधि की समक्ष समानता वो ब्रिटिश संविधान से और समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से है। फिर देखिए संविधान के अनुच्छेद 16 में रोजगार संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी जाती है। आर्टिकल 16 में क्या रहा है? रोजगार संबंधित मामले में भारत के सभी नागरिकों को क्या दी गई? अवसर की गारंटी, जो कि मैंने मूल अधिकार में आपको अच्छे से डिस्कशन किया है। 19 से 22 तक 4 अनुच्छेद में क्या दी गई? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता है। 21 काम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बातचीत हो चुकी। अन्य मौलिक अधिकार देखें 23-24 में शोषण के विरुद्ध है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। संस्कृति शिक्षा का 29-30 है और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। विशुद्ध अगर इसको बहुत ज्यादा विश्लेषण करना है तो आप मौलिक अधिकार जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है उस वीडियो को देखिए। 22 में गिरफ्तारी का निषेध कहता है कुछ दशाओं में, इस पर भी डिस्कशन हुआ है। हमारे संविधान में कुल 23 अनुच्छेद 23 में मनुष्य के अवैध व्यापार और बालाश्रम को 24 में क्या किया है? निषेध किया गया है, जो बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 धन की स्वतंत्रता देता है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या मैंने आपको क्या बताई थी? 11। ठीक है, हाँ अच्छा, अगर हमारे यहाँ आपातकाल लग गए तो चाहे तो भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को क्या कर सकता है? प्रतिबंध कर सकता है। मौलिक अधिकार न्याय द्वारा प्रवर्तनीय, जबकि नीति निषेध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय भूमि पर धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिष्ठा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त नहीं है, सिर्फ हमें ही प्राप्त है। निवारक निरोध की बात की गई थी, एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश याचिका बता चुकी थी। समादेश एक प्रकार का है। प्रतिषेध कौन जारी करता है? उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करती है, सब डिस्कशन कर चुके मौलिक अधिकार पर। ठीक है, आर्टिकल 32 अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 का, जो कि मैंने निर्देशक तत्व में पढ़ा है। मैं इसलिए जल्दी करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब चीज पढ़ा चुकी हूँ। आप नीति निर्देशक तत्व वाला चैप्टर और मौलिक अधिकार वाला देखिए से पढ़ाया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णित किया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और उद्भोग के आधार पर किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार समानता का अधिकार देखिए, महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान अनुमति दे। समानता का अधिकार देखिए उनको दिया गया समान व्यक्तियों की। अगर जो व्यक्ति समान नहीं, उनको विशेष उपबंध से हम लोग समानता का अधिकार दे सकते हैं, उनके लिए विशेष प्रोविजंस बना सकते हैं, तो उसको समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम मुख्य धारा में हैं और व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए हम उनके लिए नया प्रोविजंस, जो स्पेशल प्रोविजंस है वो कर सकते हैं। हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? थोड़ा सा इधर वाला फास्ट सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुकी, सिर्फ एक रिवीजन मोड में पढ़ा है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और रटिए। मैंने आपसे कहा था आर्टिकल आपको डेली रटना, आपने रटना शुरू कर दिया होगा जितना कि मुझे पता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए।
अच्छे से रिवीजन करिए, कुछ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए, यही मैं चाहती हूँ। जो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और आज हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, इसकी बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, एक चीज मैंने आपको बताया था जब पॉलिटी स्टार्ट की थी कि कोई भी प्रोविजन होगा या कोई भी संस्था होगी या कोई भी संगठन होगा, उसका अपना, उसके पीछे उसका अपना एक इतिहास होगा, साथ ही साथ उसका अपना एक उद्देश्य होगा कि वो लोकतंत्र में अपनी जगह बनाए हुए। तो चूंकि आप सर्वोच्च न्यायालय देख रहे हैं और आर्टिकल आप देख रहे हैं 124 से 147 तक हमारा सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। क्यों सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता पड़ी? ठीक है, आपने बंगाल सुना होगा, मद्रास, बिहार में जैसे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, उच्च न्यायालय की, ठीक है, उसके बाद 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसी क्रम में और आगे बढ़ते गए तो सुप्रीम कोर्ट को की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, आपको बहुत क्लियरली मौलिक अधिकार में कहा गया, आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 32 में साफ साफ कहा जा रहा है कि आपके मौलिक अधिकार की अगर रक्षा ना हो पा रही हो या आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो आप कहाँ जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 आपको ये अधिकार देता है कि आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी आर्टिकल है या 14 हो या 15 हो या 32 तक कोई भी आर्टिकल हो उसका हनन हो रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय क्या देगा? आपको न्याय दिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप सर्वोच्च न्यायालय का नाम सुन रहे हैं, साथ ही साथ आप जानते हैं एक व्यवस्था बनी हुई, जैसे एक अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय। ठीक है, आप अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं और आपकी जो भी बातें हैं, जो भी आपके जो भी केस है उसकी सही से स्टडी या सही से उसका जब निवारण नहीं हो पाता तो आप हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं, और हाई कोर्ट में जब आपको लगता है कि हाँ आपको आपके अनुसार न्याय नहीं मिला है तो आप कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? किसी भी व्यवस्था या किसी भी नियम कानून को इतना ज्यादा छिद्रान्वेषण करता है और हर एक पॉइंट पर अपना एक डिस्कशन होता है। इसलिए न्याय में हमारी क्या, हमारी जो है श्रद्धा को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देखिए कब हुई है? देखिए, उच्च न्यायालय की स्थापना देखिए हम आपको बताते हैं 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बना है। उससे पहले बंगाल, मद्रास और बिहार में आपने देखा होगा हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। अब देखो, इसी क्रम में देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 26 जनवरी 1950 में हुई थी, जबकि उसका उद्घाटन 28 जनवरी को हुआ था। स्थापना हुई थी 26 जनवरी को, लेकिन उद्घाटन कब हुआ था? जो उद्घाटन में क्या करते हैं हम लोग, जो है वो काटते हैं क्या, रेड जो फीता है वो काटते हैं, वो 28 जनवरी को हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान है जो 124 से 147 तक क्या है? वो लिखित है। ठीक है, फिर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 5 वर्ष के लिए। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय का आपको न्यायाधीश बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या जो है आपके अंदर न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता लिखिए, 5 वर्ष के लिए 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने रहना। मतलब आप 5 साल तक, ठीक है, क्या करते हैं? न्यूनतम यह है कि 5 वर्ष तक आप किसी दो या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय में नहीं, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में क्या हो? न्यायाधीश बने रहना। तो इसकी जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी कि आपके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का एक्सपीरियंस आ जाए, अनुभव आ जाए, जिससे कि आप अनमुख केस के बारे में अच्छे से समझ सके, अनमुख केस के बारे में अच्छे से न्याय प्रदान कर सकते, जिससे कि लोगों का न्याय में विश्वास क्या रहा है? बना रहे। इसलिए आपको क्या दिया जाता है? अगर आप वहां के न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आपके पास 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने रहने का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस। या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों की वकालत। अगर आप नहीं है 2 या 2 से अधिक जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो आपके पास क्या होनी चाहिए योग्यता? या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आपके पास उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों की वकालत। लगातार कितने वर्षों की वकालत की आवश्यकता है? लगातार 10 वर्षों की वकालत की आपको आवश्यकता है, तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति बना पाएंगे। तो ये योग्यता होगी। और क्या है? फिर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल सीटों संख्या 34 है, 33 + 1, वही एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ये होता है। ठीक है, फिर देखिए, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय 137
न्यायिक पुनर्विलोकन प्राप्त है। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब होता है अपने द्वारा कोई भी जस्टिस दिया हो तो उसका क्या कर सकता है वो पुनर्विलोकन, फिर से उस पर क्या कर सकता है बातचीत और फिर से जजमेंट कर सकता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हमने यूएसए के संविधान से ग्रहण करी है। इस पर हम लोग जब ने विभिन्न स्रोतों से अभिग्रहित आपको चीजें बताई थी तो मैंने उसमें ये डिस्कशन किया था। आर्टिकल याद रखिएगा 137। फिर क्या रहा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पद और गोपनीयता की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, आप जो भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा उनकी शपथ को वो दिलाता है तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर करता है। अब जैसे मुख्य न्यायाधीश बन गया तो मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति क्या करेगा, डिस्कशन करेगा और अन्य न्यायाधीशों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब उनको क्या, उनकी जो शपथ है वो कौन दिलवा रहा है, शपथ दिलवाने का काम कर रहा है कौन, राष्ट्रपति। तो त्यागपत्र भी कौन लेगा, राष्ट्रपति ही लेगा। तो त्यागपत्र कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। अगर किसी न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को संबोधित करके वो त्यागपत्र दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। आपने रटा होगा, रटते रटते हम लोग जीके कुछ क्वेश्चन एकदम जवान पे रट जाते हैं। तो वन ऑफ द क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो न्यायाधीश है वो कौन रही है, फातिमा बीबी रही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितना है, 65। कितना है, 65 वर्ष जो है उनकी सेवानिवृत्ति की क्या है, आयु है। अनुच्छेद 124(4) क्या कहता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 124(4) कहता है सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर। ठीक है, इन दो आधार पर ही आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मनमाने तरीके से कार्यपालिका और या विधायिका नहीं निकाल सकती किसके, जिसको सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, उसको सिर्फ सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर क्या किया है, हटाया जाता है। इधर समझ में आ रहा है। ऐसे हटाए जाने के लिए अब क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा, एक प्रोसीजर के थ्रू ही उनको हटाएंगे। कॉज क्या होना चाहिए, कॉज मैंने बता दिया, सिद्ध कदाचार या असमर्थता। ठीक है भैया, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को क्या करेंगे, हटाएंगे। लेकिन उसका एक प्रोसेस होगा, किस प्रोसेस के थ्रू उनको हटाएंगे उस पर डिस्कशन करते हैं। कह रहा है इसके लिए संसद के लिए प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3। मतलब जितने, क्योंकि सदन के बहुमत से इनको हटाया था, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में क्या है, राज्यसभा में क्या है, तो लोकसभा में कह रहा है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, जितनी कुल सदस्य संख्या उसका बहुमत हो और उपस्थित और मतदान देने वालों का कितना हो, 2/3। समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति आदेश नहीं दे दिया। अब क्या कह रहा, फिर उसके बाद कहा जाएगा, राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा और राष्ट्रपति जब साइन कर देगा तो उनको उनके पद से उसी दिन से हटा हुआ माना जाएगा। वो 124(4) है। ठीक है, तो 124(4) कदाचार और असमर्थता, इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि वो अपने जो जजमेंट है, अपनी जो भी बातचीत है, जो वो प्रोसीजर्स है, उनको अभिलेख के रूप में संरक्षित करने का अधिकार किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। फिर देखते हैं जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अनुच्छेद आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमने जब सब पहले आपको कुछ आर्टिकल पढ़ाए, उस आर्टिकल में आप देखेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल का संग्रह, इससे पहले वाला वीडियो जब आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। उसको पहले अच्छे से आप पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। उससे क्या होगा, दिमाग खुलेगा, एग्जाम में चीजें क्या होंगी, रिकॉल होंगी। और रिकॉल तब तक नहीं होगी जब तक आप मल्टीपल बार नहीं पढ़ेंगे। तो उसको पढ़िए। फिर देखिए आर्टिकल 131 क्या कहता है, केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अथवा भारत सरकार और किसी के राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारता है। मूल अधिकारता क्या होती है, मूल मतलब क्या होता है, ओरिजिन। मूल अधिकारता मतलब अगर केंद्र और राज्य लड़ जाते हैं तो समझौता हो जाता है किसके किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच समझौता हो गया। केंद्र इधर चिल्ला रहा है, राज्य उधर चिल्ला रहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। केंद्र कहेगा अरे हम केंद्र, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे डिसीजन में। राज्य कह रहे नहीं हम तो है ही। तो दोनों में बस समझौता स्टार्ट हो गई। ठीक है, ठीक है भैया। केंद्र और राज्यों के बीच अगर विवाद हो रहा है
और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, मान लो एक तरफ एक राज्य एक तरफ राज्य है, दोनों बढ़ने में चालू हैं, किसी भी न्याय के मुद्दे पर या किसी भी विधेयक पर या किसी भी जजमेंट पर और किसी भी संविधान से संबंधित किसी बात पर ये लड़ रहे हैं दो या दो से अधिक राज्य, या फिर एक तरफ ग्रुप ऑफ द राज्य है, एक तरफ केंद्र है, या फिर एक ग्रुप राज्य का है एक ग्रुप राज्य के, ये दोनों क्या रहे भिड़ रहे हैं, तो जो ये विवाद उत्पन्न होगा इनके निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, पूरी उसके पास क्या है, वो शक्ति है कि वो क्या करेगा कि इन झगड़ों का निवारण करेगा। अब आप ये समझ लीजिए, अगर घर में दो भाई बहनों के बीच लड़ाई होती है तो निर्णय कौन लेता है? बुलाया जाता है पापा को, पापा जी जो जिसकी गलती होगी वो निर्णय लेंगे। तो बस वही समझ लीजिए, पापा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अगर दो बच्चे लड़ रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, तो सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारता है कि उनके बीच लड़ाई में जो भी सही है या जो सही फैसला है या जो सही निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाए। तो बच्चों के बीच झगड़े में कौन सोल्यूशन करता है? पापा। पापा उठाते हैं छड़ी, जितनी गलती होती फटाफट उसको मारना शुरू करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि मार फिर किसको पड़ती है और कौन करता है। बस इससे याद रखिएगा कि अगर केंद्र राज्य लड़ रहे हैं या राज्य लड़ रहे हैं तो डंडा लेके सुप्रीम कोर्ट आएगा और जिसकी गलती होगी उसको फटाफट मार पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को उल्लेख। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई जजमेंट या हम हाई कोर्ट गए, वहां पे हमें एक मान लीजिए केस लेके गए, उस केस में जो भी सुनवाई हुई हम उससे संतुष्ट नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर सकते हैं, हम नॉक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कि भैया खोलिए, देखिए हमें न्याय नहीं मिला है, हमें न्याय आप दीजिए। तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का। दैट इज कॉल्ड अपील करेंगे उनसे, दैट इज कॉल्ड अपीलीय क्षेत्राधिकार। कि आप किसी भी मतलब जो स्तरीय न्यायालय है इनके बातों से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। फिर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक कहा जाता है। संविधान का संरक्षक और अभिभावक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। क्यों संरक्षक और अभिभावक कहा जाता है? क्योंकि देखिए जितने मेजर डिसीजन है वो कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उनका अभिभावक कहा जाता है क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत अगर हम मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सारी चीजें आप देख रहे हैं क्रमानुसार। 143 राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति परामर्श लेगा किससे? विधि के प्रश्न पर या कोई तथ्य जो उसे समझ में नहीं आ रहा हो। ध्यान रखिएगा, विधि और तथ्य। कोई मान लो राष्ट्रपति को कोई बात है उनको समझ में नहीं आ रही, कोई भी संविधान का कोई चैप्टर उन्होंने उठाया, कोई प्रोविजन उठाया जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो किससे पूछ सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्योंकि वो उन्हें न्याय या संविधान के जितने प्रोविजन है उनके बारे में पूर्ण जानकारी होती है। ठीक है, तो किससे पूछ रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से। चाहे तो राष्ट्रपति विधि से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, परामर्श ले सकता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। भाई साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट जज है, बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन देते हैं, बट ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, मैंने 33+1 अभी बताया। ठीक है, 33+1 एक मुख्य न्यायाधीश। लोक अदालतों के अधिवेशन की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करता है। देखो क्रम है, पहले जिला स्तर पर होता है, फिर हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, बीच में बहुत सारे फौजदारी न्यायालय होते हैं और जो है दीवानी न्यायालय होते हैं, उस पर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे अभी। लोक अदालत का अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के प्रवर्धन के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है। मैंने आपको बताया था, ऊपर बताया था कि 5 प्रकार के बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, तो ये सब जारी करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोकपद जिसके लिए वो पात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए को वारंटो या बंदी प्रत्यक्षीकरण को वारंटो जारी करता है। को वारंटो जब जारी करेगा जब आप किसी पद पे रहने के पात्र नहीं है तो को वारंटो वो जारी कर सकता है। तो समझ में आ रहा है? ठीक। सुप्रीम कोर्ट आपको जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है दैट वी आर डिस्कस कि कितने न्यायाधीश होते हैं, क्या योग्यता होती है, कैसे हटाया जाता है और कौन कौन से, कैसे वो अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, कैसे वो जो है संविधान का संरक्षक है, कैसे वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट पर हम लोग ने आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ते हैं।
और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा उच्च न्यायालय। क्या स्टार्ट करते हैं? उच्च न्यायालय। ठीक। अब देखिए उच्च न्यायालय के बारे में, देखिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय लगभग सेम है, लेकिन बहुत जगह जो है इसमें डिफरेंसेस भी है। उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 214 के अनुसार। अब आर्टिकल देख लीजिए, 214 से 231 है। ठीक है, 214 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा तथा अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। 214 कहता है एक न्यायालय। ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है तो भाग 6 के अध्याय 5 के तहत 214 से 231 तक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब कह रहा प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है, लेकिन अमेंडमेंट याद रखिएगा, 7th अमेंडमेंट क्या कहता है? तो पहले कहा जाता था कि हर राज्य के लिए क्या होगा? एक क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ? 7th अमेंडमेंट हुआ। और क्या कहा जाना है कि 1956 में जो 7th अमेंडमेंट की डेट, आपको ईयर याद रखना है, क्या है? 1956। क्या याद है? 1956 द्वारा संसद में अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया कि वो विधि द्वारा संसद को, ध्यान रखना, यह अधिकार दिया गया कि वो विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना करे। मतलब 2 या 2 राज्य मिलकर एक हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 217 दो क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य होगा तो भारत का नागरिक हो, पहली बात, और उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। अभी मैंने बताया था आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए। अब ये बताते हैं, कह रहा उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय में कितने वर्ष तक लगातार काम कर रहा हो? 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर हुए, वही हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने का योग्य होगा। ठीक है, फिर देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ राज्यपाल नहीं है। ठीक है, राज्यपाल नहीं है, राष्ट्रपति है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लोग सोचेंगे अरे हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट वो तो राज्यपाल होना चाहिए। नहीं, हाई कोर्ट के भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तथा राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। दो, शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल। इसी प्रकार राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। दैट इज कॉमन थिंग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष। उधर बताया था 65, इधर कितनी है? 62। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं डिफरेंस करते हुए चल रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको चीजों को समझने में आसानी हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित इसको भी कदाचार और असमर्थता के आधार पर पद से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? 202(3) घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी वेतन भत्ते किस पर भारित होंगे? राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या इतनी 25 है, इसमें 7 का क्षेत्राधिकार, 1 से अधिक राज्यों और संघ क्षेत्रों में। 25 कुल मिला के हमारे यहाँ क्या है? उच्च न्यायालय है, जिसमें 7 का कार्यक्षेत्र क्या है? 1+ है। ठीक है, फिर देखिए 241 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय को गठित कर सकती है। मतलब अगर जैसे 7 क्षेत्रों को बताया ना कि हाँ उनका 2 से अधिक को मिला के बनाया गया है, तो क्या कह रहा है? लेकिन अगर वो चाहे तो अपना अलग सर्वोच्च उच्च न्यायालय बना सकती है। आर्टिकल 241, संसद चाहे तो विधि द्वारा किसी संघ या राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है, या ऐसे राज्य क्षेत्र किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को। 62 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मैंने आपको बताया 66 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना। तो ध्यान रखिए 62 में ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना वही देखिए 66 में की गई। उत्तर पश्चिम प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में सदर दीवानी की स्थापना हुई और 69 में इलाहाबाद स्थापित हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर राज्य और संघ क्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय देखें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का क्या है? 3 का है। हम तो 1+ की बात करें तो 1+1+1 है, 3 का है। कौन है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का। मद्रास उच्च न्यायालय न्यायपीठ मदुरै में कार्य करती है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। पुंडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की न्यायपालिका मद्रास के एक प्रशासनिक नियंत्रण में। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के वेतन और संशोधन 2018 में के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होगा? 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का कितना होगा? 2,50,000। और उच्च न्यायालय का देखें तो 2,50,000 मुख्य न्यायाधीश का, अन्य न्यायाधीश का 2,25,000।
इसमें दोनों एक साथ कर दिया गया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का भी एक साथ मैंने लिख दिया, और जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। जनहित याचिका PIL जो दाखिल की जाती है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के दायरे में, दोनों में आप दाखिल कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। बार बार लिखने का उद्देश्य बस आपको मल्टीपल बताना है बार बार। फिर कह रहा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी। ये जबलपुर में स्थित है और इसकी 2 खंडपीठ है, ग्वालियर और इंदौर जबलपुर में स्थित है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ की बात करें तो बिलासपुर में, जबकि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ आप जानते हैं हमारे इलाहाबाद में, जबकि इसकी खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। ठीक है। फिर लिखा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना विधि द्वारा कौन करेगा? संसद करेगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर एक उच्च न्यायालय चाहते हैं तो वो भी कौन करेगा? संसद के अधिकार में। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? लीला सेठ। वहां कौन थी? फातिमा बीवी। यहाँ कौन है? लीला सेठ। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज। कोलकाता उच्च न्यायालय के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार किसका है? अंडमान निकोबार का। फिर देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अंतर्गत विवाद का फैसला देने का अधिकार भी किसको है? उच्च न्यायालय को। अगर लोक प्रतिनिधित्व 1951 की किसी प्रोविजन का उल्लंघन होता है तो ये अधिकार छूट किसके हाथ पर है? उच्च न्यायालय के पास। अब देखिए एक है कैग। कैग नियंत्रण महालय का परिषद कार्यकाल ध्यान रखिएगा 6 इयर्स होता है। ठीक है, और वर्ष की आयु जो पहले हो, ठीक है, का होता है। नियंत्रण महालय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति साहब करेंगे। ये क्या काम करता है? ये हमारे सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सार्वजनिक धन जो हमारे आता है राजस्व के थ्रू या फिर पूंजीगत आय या सारी जितनी भी आय होती है उनका ये संरक्षक होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अब देखो महान्यायवादी कौन होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। न्यायवादी क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है। किसका? सरकार का। सरकार का प्रथम विधि अधिकारी पूछे तो कौन होगा? महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। तो महान्यायवादी प्रथम विधि जो है, प्रथम विधि अधिकारी है। तो भैया विधि अधिकारी है मतलब हमें न्याय के बारे में सब कुछ पता है, तो हम किसी भी कोर्ट में बैठ सकते हैं। तो वो सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है तथा परंतु मत नहीं दे सकता। आप चाहे संसद की कार्रवाई में बैठिए, कैसे डिस्कशन हो रहा है सुनिए सारी चीजें, क्योंकि आप वहां मंत्री नहीं है इसलिए आप वोट नहीं दे सकते। ठीक है, तो बिना वोट के उनको बैठने का अधिकार। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, बता चुके हैं, और प्रसाद पर्यंत रहते हैं राज्यपाल के, ये भी बता चुके हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता शपथ। अब देखो नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिला रहा है? हमारे राज्यपाल। मासिक वेतन राज्यपाल का जान रहे 3,50,000 रुपए। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही, जो कि किससे रही हो? यूपी से रही है। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। दैट्स यू नो वेरी वेल। राज्य के मंत्रियों की मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। और अगर वही चीज हम देखें केंद्र में, तो केंद्र में कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत का कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है, फिर राज्य विधानसभा का सतत बने बिना कोई व्यक्ति अधिकतम वही 6 माह तक ही आप मंत्री बन सकते हैं, उसके बाद आपको मंत्री वहां का मेंबर बनना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति कहते हैं राज्यों के राज्यपाल पर क्षमा करने की शक्ति होती है। मैंने कहा था ना, क्षमा देने की शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, वो राज्यपाल नहीं दे सकता। और वही उन्हीं एरियाज में, जिन एरियाज में राज्यों का विस्तार है, जिन जो क्षेत्रों में, उसी पर वो काम कर सकता है। चंडीगढ़ शहर में मैंने कहा था, चंडीगढ़ शहर 2 राज्यों में, पंजाब हरियाणा की राजधानी है। फिर विधानसभा, इसको मत पढ़िए। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु मैंने बताया था 25 ईयर्स। विधानसभा का सामान्य कार्यकाल वही है 5 साल। विशेष परिस्थिति में राज्यपाल पहले भी विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार में उल्लेखित मूल ढांचे को संविधान संशोधन नहीं कर सकती, वैसे कर सकती है। भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय का भी प्रावधान है भैया, हर जिले में अपने अधीनस्थ न्यायालय होती है। 233 एक कहता है किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और
प्रोन्नति राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय की फरमाइश पे करेगा। मतलब कोई भी राज्य है वहां पे न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, उनकी क्या हो रही है और पदस्थापना हो रही है और प्रोन्नति हो रही है, तो राज्य का राज्यपाल किससे परामर्श लेगा? उच्च न्यायालय से परामर्श लेके ही काम आगे करेगा। फिर देखिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों में सुनवाई करने का अधिकार है। ठीक है, दोनों ही मामले ये जो है ये कोर्ट देख सकती है। किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाए यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता। देखिए अब मान लीजिए आप उनके मौलिक अधिकार का तो हनन कर ही रहे हैं, अगर आप उनके वकीलों से नहीं मिलने दे रहे, आपको क्या कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति है तो वो अपने वकील से मिलकर डिस्कशन कर सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो उसके आप अधिकार और जीने के अधिकार का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कहाँ पे है, जेल में है, वो अपने वकील से मिल सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। ये अधिकार राज्य छीन नहीं सकता है। ठीक है, केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव के प्रजातांत्रिक प्रणाली का समर्थन नहीं करता। तो कुछ लोगों के पास मताधिकार देने का मतलब ही यही है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और हमारा संविधान डिस्क्रिमिनेशन के क्या है? विरुद्ध है। तो सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। अमीर गरीब लिंग वंश जाति आधार पर आप उस पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 अमेंडमेंट से शिक्षा के अधिकारों को मौलिक अधिकार बना दिया गया। एज वी डिस्कस इन फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे तब हमने डिस्कस किया था। ये देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग किसी भी व्यक्ति को कानून की नजर में समान होने, आन कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने का अधिकार देता है। देखो आर्टिकल 14 कहता है अगर आप भारत में कहीं भी रह रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? कानून की नजर में सब समान है और कानून सबको समान सुरक्षा देगा। कानून की नजर में समान है इसका मतलब अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, चाहे वो कोई अमीर व्यक्ति किसी का मर्डर करा या कोई गरीब, उसके लिए समान कानून है। ये समान कानून दोनों ही वर्गों में उतने ही समान व्यक्ति से लागू होगा। वही लिखा 14 कानून के धर्म मूल वंश जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जानते हैं आर्टिकल 15 मूल अधिकार पर वर्णन किया जा चुका है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति है। ठीक है, न्यायपालिका मौलिक अधिकार को रक्षा करता है, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट। आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और उच्च न्यायालय जा सकता है 226 के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट जाएगा आर्टिकल 32 के अनुसार, उच्च न्यायालय जाएगा 226 के अनुसार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया था। वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना भाग 4 के अंदर मौलिक कर्तव्य में शामिल है। जैसे मैंने हम लोग आपको मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य बताए थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निषेध तत्वों की व्यवस्था की गई, ऑलरेडी डिस्कस्ड।